हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 6B की। 6B का नाम क्या है आपके पेपर का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये आपको 50 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। द अदर पार्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम जो स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए वो आपके मई 2025 एग्ज़ाम से आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम यानी मई 2025 और उसके आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होंगी उसके लिए ये वाला स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल रहेगा। ये स्टडी मटेरियल कब तक एप्लीकेबल रहेगा? जब तक इंस्टीट्यूट फिर से ऐसा ही कोई मटेरियल इशू ना कर दे और वो बताएगा कि भाई साहब अब 2026 से ये स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है। तो फिलहाल आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मई 2025 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल है वही आपको सितंबर 2025 में एप्लीकेबल होने वाला है। उसके लिए आपको एक बार और चेक कर लेना है कि आपका एडिशन जो है वो जुलाई 2024 वाला होना चाहिए। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई शुरू कर दी है। चैप्टर नंबर 1 में इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग इस वीडियो में टॉपिक नंबर 1.3 की पढ़ाई करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1.3 का आपका टाइटल है, मेन हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस टर्म में दो वर्ड्स है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे तरीके से डिटेल में समझा है। अब इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैंने पहले ही हमारे मॉड्यूल में सारा कुछ मार्किंग प्रॉपरली करके रखा है, तो आपको भी जैसा जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अपने मॉड्यूल में या अपने नोट्स में उस हिसाब से मार्किंग करते हुए चलना है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक, ये मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी है। हम बिजनेस में स्ट्रेटेजी वर्ड का मीनिंग किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वो बात आपको यहां पर पता चलती है। चलो पढ़ते हैं उसको। तो इसको आप मार्क कर लो, पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजी relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission and ultimate objectives। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी का मीनिंग समझना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस यानी हम कमर्शियली बात कर रहे हैं, केवल बिजनेस की बात कर रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजी। हमने क्या देखा था पहले कि ये जो स्ट्रेटेजी का जनरल मीनिंग है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी वर्ड इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था वॉर में। वॉर में जो मेन जनरल होता है किसी भी सेना का, जो सेनापति होता है, उस स्ट्रेटेजी को आर्ट ऑफ द जनरल कहा जाता था। यानी वो जनरल जिस तरीके का प्लानिंग बनाता था एनिमी को जीतने के लिए, उस प्लानिंग को स्ट्रेटेजी कहा जाता था। अब उस प्लानिंग में विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे कि इस वॉर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें जीत हासिल करनी है। तो एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे बैटल्स को लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये स्ट्रेटेजी का वॉर प्रिंसिपल, वॉर में यूज होने वाला मीनिंग था। लेकिन बिजनेसेस को ध्यान में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है ये हम बिजनेसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को ग्रैब कर सके। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजी रिलेट्स टू द वेज यानी ऐसे रास्ते, ऐसे चॉइसेस द बिजनेसेस डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर होस्टाइल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में अभी कोई प्रोडक्ट, आप मोबाइल फ़ोन का कंसिडर कर लो। मोबाइल फ़ोन को प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे आपके प्लेयर्स हैं, अलग अलग कंपनी के मोबाइल आते हैं। अब वो क्या होता है, एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस का कभी भी दोस्त नहीं होता है, वो राइवल्स है, वो कॉम्पिटिटर्स है। तो अगर मैं कोई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं कॉम्पिटिटर 1 हूँ। आपकी कंपनी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप कॉम्पिटिटर नंबर 2 हो। ऐसे 3, 4, 5, 6 जितने भी प्लेयर्स मार्केट में होंगे वो सारे एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। कम्पीट करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे भी सेम कस्टमर को मेरा मोबाइल बेचना है, आपको भी सेम कस्टमर्स को मेरा मोबाइल
ऑयल बेचना है तो हम क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। तो बेसिकली वो एक फाइटिंग का स्पिरिट बिजनेस में भी आ ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए होस्टाइल है, उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर होस्टाइल फोर्सेस को हम मीनिंग और अगर नैरो करते हैं तो मार्केट प्लेयर्स, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाले सिमिलर बिजनेस हाउसेस। Strategy relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission and ultimate objective. Long term, short term vision, short term objective क्या होता है किसी भी बिजनेस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर इट्स स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, ओनर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, इन लोगों के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो किसी भी बिजनेस हाउस के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना ताकि बिजनेस की लिक्विडिटी मेंटेन रहे, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकना ताकि हम वापस बिजनेस से पैसा जो कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें और मार्केट को आगे आगे लेके जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस हाउस मार्केट में अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस में किस तरीके का रिस्पॉन्स देगी, उस प्लानिंग को, उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजी relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission and ultimate objectives. मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर हो गया आपको। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस में स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या है, ये स्ट्रेटेजी जो है, ये प्लानिंग जो है, ये मैकेनिज्म जो है हम बिजनेस में क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, हम उसको यूज करके कौन सा सॉल्यूशन हासिल करते हैं, कौन सा पर्पस फुलफिल करते हैं। The very incorporation of the idea of strategy into business organizations is intended to unravel complexity and to reduce uncertainty. तो ये पर्पस, आपका मेन पर्पस ये हो गया। स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या हो गया आपका बिजनेस में, अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। दो पर्पसेस है, एक तो बिजनेस में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, हमें एक बिजनेस हाउस को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल्स में लेके जाना पड़ता है, कस्टमर्स को सर्व करना पड़ता है, कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ता है, प्रोडक्ट को फिर से इम्प्रूव करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा कुछ एक सब जो कंप्लीट सप्लाई चेन होता है, वो सप्लाई चेन के जो ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए सही एम्प्लॉयज़ को हायर करना, सही टैलेंट को हायर करना, सही मशीनरीज को परचेज करना या रेंट करना, ऐसे प्रोसेसेस को सेट करना कि जिसकी वजह से कॉस्ट एकदम कम से कम लगे। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अब एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के सामने जब इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आती है तो वो क्या करता है, स्ट्रेटेजी इस कॉन्सेप्ट का यूज करता है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, अलग अलग सिचुएशंस को हम किस तरीके से एक रीजन, एक लॉजिकल रिस्पॉन्स दे ताकि हमारे सामने जो चैलेंज है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या है बिजनेस में, अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस में आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा आपका फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है, आपका लॉस भी हो सकता है। यानी प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये गारंटी का ना होना ही कहा जाता है अनसर्टेनिटी। आपने अगर 100 यूनिट बना के रख लिए, आपने पहले क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा फोरकास्टिंग करते हो। आपने देखा कि आने वाला अभी करंट सीजन जो चलता है वो बारिश का सीजन चलता है, तो आपने अगर सीजनल बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आप बारिश के सीजन में क्या करोगे, छाते बना के रखोगे, या फिर आप अलग अलग प्रकार के रेनकोट बना के रखोगे, अलग अलग प्रकार की ताड़पत्री मैन्युफैक्चर करके रखोगे, प्लास्टिक मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करके रखोगे। तो बारिश में लगने वाली जितनी चीज़ें हैं उनको आप सीजन शुरू होने से पहले मैन्युफैक्चरिंग करके रख लोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जितना मैन्युफैक्चरिंग आपने किया वो सारा का सारा मार्केट में सेल हो ही जाएगा।
कोई गारंटी नहीं है। तो ये इस गारंटी का ना होना ही अनसर्टनिटी है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, कहीं फायर एक्सीडेंट हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपकी अभी आपको फिर से री इन्वेस्ट करके आपके लेबर लॉज में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो आपका लेबर का वेजेस का पेमेंट बढ़ जाता है। या फिर आपके एनवायरमेंटल लॉज अगर स्ट्रिक्ट हो गए तो आपका प्रोसेसिंग या बाय प्रोडक्ट के ऊपर आपका ध्यान जाता है। तो बिजनेसेस में कुछ सर्टनिटीज डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और कुछ सर्टनिटीज अनसर्टनिटीज इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करती है, लेकिन इंपैक्ट 100% होता है। तो ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए और बिजनेस के सिनेरियो में ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को समाप्त करने के लिए या उन कॉम्प्लेक्सिटीज का, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्ट्रेटेजी का यूज होता है। तो मेन पर्पस क्या है स्ट्रेटेजी का? अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। The very incorporation of the idea of strategy into business organizations is intended to unravel complexity and reduce uncertainty caused by changes in the environment. अब यहाँ पे environment मतलब दोनों environment, internal environment and external environment. Strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. यानी strategy पहले क्या करती है भाई साहब? आप vision, mission and objectives को finalize करते हो, फिर इन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको स्ट्रेटेजी जब आप प्लानिंग करते हो तब आपको पता चलता है। तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास जितने रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, नो हाउ, पेटेंट, उन सबको आप कंसोलिडेट करोगे। उसी के साथ साथ आपका जो विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स है, इन रिसोर्सेज को आप एलोकेट यानी डिप्लॉय करना शुरू करोगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप मटेरियल खरीदने में लगाओगे, सैलरी देने में लगाओगे, रेंट में लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी में लगाओगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में लगाओगे, मशीनरीज में लगाओगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, है ना, टैक्स भरोगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या करती है? स्ट्रेटेजी seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. यानी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आपके इन दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजी आपको बताती है कि आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका सही यूटिलाइजेशन कैसे आपको करना चाहिए ताकि आपका विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market position, conduct its operations, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objectives. अभी यहाँ पर बहुत सही बढ़िया वर्ड यूज हुआ है। वो वर्ड क्या है? स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान। यानी एक गेम की तरह अगर आप इसको सोचोगे, ट्रीट करोगे, तो देखो स्पोर्ट्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है। तो इसीलिए मैं क्रिकेट की एनालॉजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप क्रिकेट जब खेलते हो तो टॉस आप क्या करते हो? पहले तो कंडीशंस का एनालिसिस करते हो। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंडीशंस किस तरीके की है, मैच दिन में खेला जाएगा, डे एंड नाइट खेला जाएगा, या फिर सिर्फ नाइट में खेला, यानी अंधेरा होने के बाद मैच शुरू होने वाला है। तो जो कंडीशंस होती है, सनलाइट में अलग कंडीशंस होती है, उसके बाद में फ्लड लाइट्स जो होते हैं यानी जो जो लाइट में मैच खेली जाती है उसकी कंडीशंस अलग होती है। फिर कैप्टन क्या देखता है? प्लेयर्स और कैप्टन्स एंड बॉलर्स, बैट्समैन, वो जाते हैं पहले ग्राउंड देखते हैं, ग्राउंड के ऊपर ड्यू है क्या, उसके बाद में पिच किस तरीके की है, कौन से सॉइल की पिच है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, किस तरीके की पिच है, बॉलिंग विकेट है या बैटिंग विकेट है, ये सारा कुछ कंडीशंस का एनालिसिस प्लेयर्स खुद भी करते हैं और उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो भी एनालिसिस करता है। और उसके बाद फिर डिसाइड होता है, टॉस अगर हम जीतते हैं तो पहले बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है। तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से प्लानिंग शुरू हो जाता है, स्ट्रेटेजी शुरू हो जाती है। यानी गेम को जीतने के लिए, मैच को जीतने के लिए स्टार्टिंग से एकदम प्लानिंग शुरू हो जाती है कि किस तरीके से हम डिसीजन ले ताकि सारे आउटकम हमारे टीम के फेवर में आए। अगर बॉलिंग विकेट है तो जेन्युइनली लॉजिकली क्या बनता है डिसीजन लेना कि भाई साहब टॉस जीत के पहले बॉलिंग लो और आगे वाली टीम को कम से कम रन स्कोर करके ऑल आउट करने की कोशिश करो। ये सारी बातें होती है। तो उसी प्रकार से बिजनेस में क्या होता है? स्ट्रेटेजी एक तरीके का गेम प्लान है। ये जो मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट में दो प्रकार का मैनेजमेंट का मीनिंग हमने पढ़ा था, एक की ग्रुप ऑफ पर्संस और उनके फंक्शंस। यानी जो मेन
डिसीजन मेकर्स होते हैं वो लोग, उनको हम मैनेजमेंट कहते हैं। एंड ये जो मेन लोग होते हैं, ये जो काम परफॉर्म करते हैं, उनके फंक्शंस को भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करती है, एक गेम प्लान तैयार करती है। अब गेम प्लान किन एस्पेक्ट्स के बारे में तैयार होता है बिजनेस में, तो भाई साहब बिजनेस में मैनेजमेंट क्या करती है, यूजेस टू टेक मार्केट पोजीशन, यानी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, किस तरीके का ब्रांडिंग करना है, कहाँ कहाँ हमें सेल करना है, ये सारी बातें। देन कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा अगर किसी व्यक्तियों से, इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से अगर इंटरैक्ट करते हैं तो उनसे किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होगा, ये सारी बातें, यानी हमारे टोटल ऑपरेशंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे, कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी। उसके बाद अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सर्विस, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में प्लानिंग होगा। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे, उनको टास्क दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद compete सक्सेसफुली, अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस जैसा कोई और सिमिलर प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सर्विस या फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट या सर्विस कोई प्रोवाइड करता है तो उनसे compete हम कैसे करें, यानी जब भी कस्टमर मार्केट में जाए तो बाकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को छोड़ के हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कैसे खरीदे, इसके बारे में प्लानिंग करना। देन एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो गेम प्लान बनता है, ये गेम प्लान कौन से एस्पेक्ट्स के लिए बनता है, सबसे पहला बनेगा आपका ये वाला मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरीके से आप पोजीशन करना चाहते हो। दूसरा कंडक्ट ऑपरेशंस, यानी आपके बिजनेस ऑपरेशंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। तीसरा गेम प्लान किस तरीके का बनता है, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, यानी सेल्स को मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे कर सकते हैं। कंपीट सक्सेसफुली, यानी मार्केट में केवल कस्टमर जाने के बाद हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, ये इंश्योर करना। एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो पांचवा मुद्दा हमारे पास आता है ये। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली क्या किया जाता है, अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो इसमें हम 5 एस्पेक्ट्स के बारे में ओवरऑल, अभी ये ओवरऑल कैटेगरी है, बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट भी होता है, माइक्रो प्लान भी बनता है, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है। कौन सी स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस क्या होता है, अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटेजी एक प्रकार का गेम प्लान होता है, वो गेम प्लान डिसाइड करता है कि हमारी मार्केट पोजीशन क्या होगी, कॉस्ट लीडरशिप हमें बनना है या मार्केट लीडर हमें बनना है, या फिर हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, वो सारी बातें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। देन कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, compete सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बिजनेस में यूज की जाती है, उसका पर्पस होता है। ठीक है दोस्तों, एकदम डिटेल में मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ा, उसके बाद में हमने पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी। To the extent the term strategy is associated with unified design and action for achieving major goals, gaining command over the situations with long range perspective and securing a critically advantageous position, its implications for corporate functioning are obvious। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन, ये आपका मेन हेडिंग हो गया ऑब्जेक्टिव में, यानी ये मेन पर्पस हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। यूनिफाइड डिजाइन, यानी अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो चीज़ें डिसाइड की वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी चाहिए। यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन, यानी ऐसा नहीं कि हमने मीटिंग में कुछ और डिसाइड किया और आपने एग्जीक्यूट भलता ही कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन आप लेते हो उन्हीं डिसीजंस को, उन्हीं गोल्स को आपको अचीव करने के लिए उन डिसीजंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट द टर्म स्ट्रेटेजी इज एसोसिएटेड विथ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन, अब ये यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन जब आप परफॉर्म करते हो तब अचीव क्या होगा, अचीविंग मेजर गोल्स, गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन विथ लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव। गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन यानी का मार्केट में लीडर बनना,
देन एंड सिक्योरिंग अ क्रिटिकली एडवांटेजियस पोजीशन, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सिक्योर करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सारे बाकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से सुपीरियर होना चाहिए इन क्वालिटी, इन एक्सपीरियंस, तभी जाके कस्टमर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग आर ऑब्वियस, यानी ऑब्वियस चीज़ है कि जैसे जैसे आप बिजनेस के सिनेरियो में घुसोगे, उस जॉब रोल में घुसोगे, तो आपको स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टैब्लिश यूनिफाइड डिज़ाइन एंड एक्शन, एंड ये सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है, एकदम सिंपल। अब ये तीन बातें, मीनिंग, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये होने के बाद हमारे मॉड्यूल में तीन स्ट्रेटेजी की तीन डेफिनेशंस दी गई है। पहली जो डेफिनेशन है आपकी, वो पहले पैराग्राफ में है, उसको हमने नाम दिया है जनरल डेफिनेशन, क्योंकि उसका कोई ऑथर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है हमारे मॉड्यूल में। बाकी जो दो बची हुई डेफिनेशंस है उनके ऑथर हैं। वो ऑथर कौन है आपके, सेकंड डेफिनेशन इगोर एच एंसॉफ, एंड दूसरा है विलियम एफ ग्लुएक। ये दो ऑथर्स है, इनकी डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन है जो जिसे हम कहते हैं जनरल डेफिनेशन। तो इन पैराग्राफ्स को आप सही तरीके से नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करके मार्किंग कर लो। तो पहले डेफिनेशन क्या कहती है स्ट्रेटेजी की, जो जनरल डेफिनेशन है, वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजी एज लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, direction and destination, that is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do things, and where it wants to go. Basically कंप्लीट डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड करना एंड पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टन डायरेक्शन में आगे लेके जाना। क्लैरिटी प्रोवाइड करना और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टन डायरेक्शन में आगे लेके जाना। जनरल डेफिनेशन क्या कहती है, स्ट्रेटेजी मतलब एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होती है, यानी लंबा प्लानिंग होता है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट यानी फ्यूचर का लंबा प्लानिंग, यानी 5 साल 10 साल का प्लानिंग होता है। उस प्लानिंग में मैनेजमेंट क्या क्या डिसाइड करती है कि भाई साहब हमारी मार्केट में डिजायर्ड इमेज क्या होगी, प्रीमियम प्रोडक्ट होगी, मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट या सर्विस होगा, या फिर यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा, या फिर हेल्थ केयर वाला प्रोडक्ट होगा, या फिर लग्जरी प्रोडक्ट होगा। किस तरीके का प्रोडक्ट, आपका इमेज आप क्या बनाना चाहते हो, वो बातें। जब आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो थोड़ा ध्यान में रखना कि हर एक एडवर्टीजमेंट जो कैंपेन, चाहे वो आपके टेलीविजन पे चले, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर पे चले, जो आप रास्तों पे जाते हो घूमने के लिए तो आपको होर्डिंग्स दिखेंगे बड़े बड़े, वहाँ पे देखना। आपके डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, यानी आपका x.com हो, यानी जो ट्विटर है अभी वो, उसके बाद में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हो, लिंक्डइन, इसमें आप देखना जब भी आपके सामने एडवर्टीजमेंट आएगी, वो 30 सेकंड या जितना भी उस एडवर्टीजमेंट का ड्यूरेशन होगा, उसमें एक सर्टन कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, वो अपने ब्रांड का एक इमेज तैयार करती है, आपको कम्युनिकेट करती है। तो वो बातें यहाँ पर इस लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट में डिसाइड की जाती है। डिजायर्ड इमेज क्या होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे प्रोडक्ट की। उसके बाद में डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, यानी हमारे आने वाले 10 सालों में हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कहाँ तक पहुँचाना है, हम किस तरीके की कंपनी है, वो सारी बातें डिसाइड होगी। देन अब ये जो डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन है, इसको फर्दर एलैबोरेट किया गया है 3 या 4 सवालों से। सबसे पहला सवाल क्या करोगे, व्हाट इट वांट्स टू बी। भाई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का, किस नेचर का बनाना चाहते हो। टेक्नोलॉजी कंपनी बनना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है, सर्विस कंपनी बनना है, कौन से प्रोडक्ट या कौन से सर्विस में आपको काम करना है, वो सारी बातें। व्हाट इट वांट्स टू बी, D2C कंपनी बनना है, B2B कंपनी बनना है, सिर्फ गवर्नमेंट को सर्विस या प्रोडक्ट बेचना है, किस तरीके का आपको बनना है। देन व्हाट इट वांट्स टू डू, आपको करना क्या है, प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनाना है, या कंसल्टेंसी देना है। हाउ इट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, किस तरीके से आप काम करोगे, आउटसोर्स करके करोगे, खुद एम्प्लॉय हायर करोगे, खुद सारा प्रोडक्शन करोगे, या कुछ सर्टन प्रोडक्शन आप करोगे, सर्टन आप आउटसोर्स करोगे, या फिर सारी चीज़ें रेडीमेड करके सिर्फ असेंबल करके आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाओगे, किस तरीके का काम आपको करना है। हाउ इट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स एंड वेयर इट वॉन्ट्स टू गो, यानी कौन से मार्केट में आप सर्व करना चाहते हो, डोमेस्टिक मार्केट,
इंटरनेशनल मार्केट, बहुत सारे अलग, पूरी दुनिया में आपको बेचना है अपना सामान, किस तरीके का, कहाँ कौन से मार्केट में आप खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। तो ये जो डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन है, इसके लिए आपके ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल कौन सा है आपके सामने, व्हाट इट वांट्स टू बी, ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल कौन सा है आपके सामने, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करना चाहते हो भाई साहब आप, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में काम करना चाहते हो। हाउ इट वांट्स टू डू थिंग, किस तरीके का आप अपना ऑपरेशंस सेटअप करना चाहते हो। देन वेयर इट वांट्स टू गो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कौन से मार्केट्स में आपको सर्व करना है, कौन से मार्केट्स आपको कैप्चर करने हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। जनरल डेफिनेशन का मतलब क्या, सिंपल आप कैसे याद रखोगे, इसको मेमोराइज कैसे करोगे, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट मतलब क्या, कि भाई साहब कंपनी की डिजायर्ड इमेज क्या होगी और डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन क्या होगा। अब डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन को फर्दर 4 क्वेश्चन से एलैबोरेट एक्सपांड किया है। व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो। यानी क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई साहब, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो, कौन से मार्केट में आप इस खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, इस तरीके की सारी बातें। अब जो 2 ऑथर्स है जिन्होंने डेफिनेशन लिखी है स्ट्रेटेजी की, वो क्या कहते हैं, इगोर एच एंसॉफ भाई साहब क्या कहते हैं, द कॉमन थ्रेड अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स दैट defines the essential nature of business that the organization has planned to be in future। बेसिकली इसी जनरल डेफिनेशन को इसने अपनी भाषा में अडॉप्ट किया है। क्या कहता है, स्ट्रेटेजी एक कॉमन थ्रेड होती है, यानी स्ट्रेटेजी जो है वो आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद में आपका जो भी होगा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा आपका, मटेरियल मैनेजमेंट होगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन थ्रेड बांध के रखता है। वो थ्रेड क्या है, स्ट्रेटेजी। The common thread among the organization's activities and product markets। ऑर्गेनाइजेशन का यानी इंटरनल एनवायरनमेंट आपका, एंड प्रोडक्ट मार्केट्स मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस के 2 प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ये कॉमन थ्रेड जो होता है स्ट्रेटेजी वाला, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। The common thread among the organization's activities and product markets that defines the essential nature of business that the organizations has or planned to be in future। यानी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यानी भविष्य का आपका प्रेजेंट एंड भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, वो सारी बातें। देन विलियम भाई साहब क्या कहते हैं, अ यूनिफाइड, कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, एक यूनिफाइड यानी कॉमन, यूनिवर्सली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। कॉम्प्रहेंसिव यानी बिल्कुल डिटेल में हर एक एस्पेक्ट के लिए अपने प्लानिंग करके रखा है, सोचा है। एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब कॉमन, यानी यही यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से स्मूथली कम्युनिकेट करता है, बीच में किसी तरीके का कोई रोड़ा नहीं है, किसी तरीके का कोई हर्डल नहीं है। विलियम भाई साहब क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, स्ट्रेटेजी इज अ यूनिफाइड, कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। यानी तीनों इसमें आप देखना कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। डिजाइड, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग भाषा दी जा सकती है, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 ही बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने का और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। अब वो किस तरीके से आप अचीव करोगे, अपनी स्ट्रेटेजी को आप क्या नाम देते हो, किस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो, वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। वो हर एक इंडिविजुअल मैनेजर, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो आप ध्यान देके समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजी एंड डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेटेजी। उसमें 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ी। पहली है आपकी जनरल डेफिनेशन जो कहती है स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। दूसरी डेफिनेशन हमने देखी इगोर भाई साहब की, वो कहता है कि भाई साहब स्ट्रेटेजी एक कॉमन थ्रेड है। और तीसरी डेफिनेशन हमने विलियम भाई साहब की देखी,
वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी एक यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, कॉमन थ्रेड, यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, जो कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें फुलफिल करने में मदद करता है। तो ये स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ। अब यहां पर टॉपिक नंबर 5 हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं हमारे मॉड्यूल में। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेटेजी इज अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम। स्ट्रेटेजी क्या है, कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन, यानी बहुत डीप डिटेल विचार सोच विचार करके आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। उसके बाद वो स्ट्रेटेजी रिजिड नहीं है, वो स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि एज अ स्ट्रेटेजी डेवलपर आपको ये बात पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब हर क्षण बदलते रहता है हमारा एनवायरनमेंट, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट्स होते रहती है। तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हमें एस्टैब्लिश करना है खुद को, तो हम रिजिड स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में जिस तरीके के चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और इसीलिए स्ट्रेटेजी एक कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू मोबिलाइज रिसोर्सेस, direct human effort and behavior to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threats for corporate survival and success. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड, यानी बहुत डीप और डिटेल्ड विचार करके आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। दूसरा बात क्या होता है यहाँ पर, फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम है। अब ये कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम आपको क्यों चाहिए रहती, इससे आप क्या एस्टैब्लिश करते हो, ये आपका कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन का एग्जैक्ट आप वो पोर्ट्रे करते हो, बताते हो कि आपका कॉर्पोरेट इंटेंट क्या है, वो आप बताना चाहते हो। ठीक है, जब आप अपना कॉर्पोरेट इंटेंट बताओगे, आप अपना एक्शन प्लान बताओगे, एक्शन प्लान फाइनलाइज होने के बाद ही सारे रिसोर्सेस को हम मोबिलाइज करेंगे। रिसोर्सेस को मोबिलाइज क्यों किया जाता है, टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी बिजनेस में जितने भी इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स आने वाले उनको हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी वो देखते रहने चाहिए, हाँ यहाँ पर हमारी ग्रोथ हो सकती है, यहाँ पर हमारे बिजनेस को फायदा हो सकता है, ऐसा परसेप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, सोच आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। तो बेसिकली कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस, ये बात आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखना है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजी इज मेंट टू फिल इन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस। स्ट्रेटेजी आपको क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता है, कंप्लीट एक्शन प्लान बताता है स्ट्रेटेजी, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेस इनको कनेक्ट करता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेस है उनका सही यूटिलाइजेशन करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे कर पाए, ये एक प्लान का ब्रिज बनाता है और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज मेंट to fill in the need of organizations for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Second characteristic, पहला characteristic क्या है आपका, strategy is consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and action to ensure corporate survival and success. दूसरा characteristic क्या आपके पास, strategy provides direction, focus and cohesiveness. Objectives and goals are essential to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. Strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate, and exploit beneficial opportunities, to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strengths, and to offset corporate weaknesses. अब यहाँ पर
कोर स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर खत्म हुआ, फिर यहाँ पर वही चीजें बार बार रिपीट, आप हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में वही चीजें आपको हर बार रिपीट दिखेगी। भाई साहब ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, अपने प्रॉफिट अर्न करना है, हमारे मार्केट में किस तरीके की पोजीशन होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है, तो वही बातें होती है, बस उनके शब्द अलग अलग यूज होते हैं, उनको फ्रेमिंग अलग अलग किया जाता है। तो हमें ध्यान में रखने के लिए क्या ध्यान में रखना है, जो कोर टॉपिक्स है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिया, स्ट्रेटेजी क्या प्रोवाइड करता है भाई साहब, डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस। स्ट्रेटेजी क्या है आपके लिए, कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम। फिर बाकी का चीज आप देखोगे इन जनरल सेम होता है, थोड़ा बहुत उसका सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके स्ट्रेटेजी का, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार हमने स्ट्रेटेजी बना दी तो अब मैनेजमेंट कोई काम नहीं करेगा, नहीं। स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद भी उसका कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनामिक, हमेशा चेंज होते रहता है। अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, सिमिलर रहता, हमें एक ही चीज एक ही लाइन में अगर चलता है, लीनियर प्रोग्रेशन में अगर चलता, तो फिर हम कह सकते थे कि भाई साहब एक बार स्ट्रेटेजी बना दो और फिर भूल जाओ, ऐसा। लेकिन करंटली हमारा सिनेरियो कैसा है, बिजनेस में डेली बेसिस पर चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट में पॉलिसी चेंजेस होते हैं, टैक्सेशन लॉज बदलते हैं, एनवायरमेंटल लॉज बदलते हैं, कहीं एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती है, कोई कॉम्पिटिटर होता है जो बहुत सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है और उसको सक्सेस मिलता है, तो वो नया प्रोडक्ट या सर्विस या इनोवेशन मार्केट में लॉन्च करता है। तो ये सारी बातें होते रहती है डेली बेसिस के ऊपर। तो इन चीज़ों को सर्वेलेंस में रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और ये सोचना कि ये सारे जो इवेंट्स होते हैं मार्केट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमने जो विजन सेट किया है, वो विजन क्या हम इन बदली हुई कंडीशंस में भी फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप क्या कहोगे, स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो आप कॉन्शियसली बनाओगे और फ्लेक्सिबल बनाओगे, उसके बाद डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस को डिसाइड करोगे। फिर आप अल्टीमेटली ये देखोगे कि भाई साहब स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद भी मैनेजमेंट को साउंड रहना है, यानी रैशनल थिंकिंग छोड़नी नहीं है, अलर्ट रहना है, जितने भी जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखती है ग्रैब करना है, जहाँ पे भी थ्रेट दिखता है उस थ्रेट को मिनिमाइज करना है, हटाना है अपने रास्ते से, और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करना है। It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optimal. ये स्ट्रैटेजी का लिमिटेशन है, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, ध्यान में रखना, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। परफेक्ट सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दुनिया चलायमान है, बदलते रहती है। आपने अगर आज के कंडीशंस के हिसाब से कुछ मशीन बनाई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन परफेक्ट है और आने वाले 100 सालों तक वो चलेगी, नहीं। पुराने मशीनें आउटडेटेड हो जाती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, उनको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं और करंट सिनेरियो में जो रिलेवेंट है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाते हैं। It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optimal. It is in the very nature of the strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergence. अब यहाँ पर पहले ही पॉइंट में हमने क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब उसका रीजन, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल क्यों होनी चाहिए, सडन इमरजेंसीज आ सकती है सॉरी, हो सकता है फैक्ट्री में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है हमें कोई पेनल्टी लग गई, किसी ने केस कर दिया, तो ये क्या हो गया, सडन इमरजेंसीज हो गई। तो सडन इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए भी हमारे स्ट्रेटेजी में सोच विचार प्लानिंग होनी चाहिए। प्रेशर्स एंड अवॉइड फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। तो जब आप कॉम्प्रहेंसिव सोचोगे, कॉम्प्रहेंसिवली सोचोगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई साहब फेलियर कहाँ पे आ सकता है। यानी जब आप प्लान ए बनाते हो तो प्लान बी और प्लान सी भी आपको रेडी रखना है, ताकि आप फटाफट
सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सको, और रिस्पॉन्सेस रैशनल होने चाहिए, आपके वेल थॉट होने चाहिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि आपका कॉर्पोरेट सर्वाइवल भी हो जाए और कॉर्पोरेट में आपको सक्सेस भी मिले। तो ये 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्ट्रेटेजी के। अब आप आगे देखो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है हमारे लिए? इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट 3 लेवल्स। यानी स्ट्रेटेजी कहाँ पे बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक बिजनेस हाउस के बारे में जब हम सोचेंगे, तो आप अपने दिमाग के सामने कोई भी एक बिजनेस हाउस का नाम, ब्रांड नेम में आप जो भी चीज आपको ठीक लगती है वो इमेजिन करो। अब वहां पे 3 प्रकार की लेयर होती है, 3 प्रकार के मैनेजमेंट की लेयर होती है। तो स्ट्रेटेजी जो बनती है, स्ट्रेटेजी जो इंप्लीमेंट होती है, वो 3 लेवल पे काम होता है। कौन से लेवल है वो? इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस strategies are formulated at the corporate level, the divisional level and the functional level। 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। पॉइंट नंबर 6 का आपका हेडिंग है दोस्तों, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस strategies are formulated at the corporate level, divisional level and functional levels। अब उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो। corporate strategies are formulated by top managers। जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यानी कॉन्शियसली कंसिडर्ड, फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम, उसके बाद में लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, कॉमन थ्रेड, यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, ये सारा चीजें डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, काम किसका होता है? वो होता है कॉर्पोरेट मैनेजर्स यानी टॉप मैनेजर्स का, जो टॉप लेवल होती है कॉर्पोरेट लेवल की। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स। सच स्ट्रेटेजीज इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक्सपांशन यानी कौन से नए मार्केट में घुसना है, कौन सा नया प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, ये सारी बातें। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि किसी को एक्वायर करना है या खुद का जो प्रोडक्ट है उसी के जो हमने जो कुछ अगर सर्टन मैन्युफैक्चरिंग की बातें आउटसोर्स करके रखी है तो वो आउटसोर्सिंग वाला काम भी हम खुद ही करें, यानी एंड टू एंड प्रोडक्शन खुद करना है, ये सारी बातें। या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देन डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर्स एंड मर्जर्स, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरियाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कहाँ पे करना है, ये सारी बातें टॉप मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। अब आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो आप उन 100 करोड़ रुपए को कहाँ पे लगाओगे? एक्सपांशन एंड ग्रोथ का प्लान आप कैसे बनाओगे? 100 करोड़ कैसे यूटिलाइज करोगे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, अब ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले। वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, टेंशन मत लेना, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। देन 100 करोड़ को यूटिलाइज करने के लिए 100 करोड़ में से कितना हम डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी अलग प्रोडक्ट या सर्विस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोड़ के। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग अगर हम चिप्स बनाते हैं, एडिबल चिप्स जो पोटैटो चिप्स होते हैं, वो बनाने की कंपनी हमारी है, तो हम दूसरे किसी प्रोडक्ट, एडिबल प्रोडक्ट में जाना है क्या, या कोई और पैकेज फूड में जाना है, या रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना है, इसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस से वो रिलेटेड भी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन, या फिर अनरिलेटेड भी हो सकता है। टेक ओवर एंड मर्जर्स, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरियाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो हमारे 100 करोड़ के रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज करना है ताकि हमारा ग्रोथ हो सके ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे डिसीजंस लेते हैं टॉप मैनेजर्स। उसके बाद दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटेजीज need to be operationalized by divisional and functional strategies regarding product lines, production volumes, quality ranges, prices, product promotion, market penetration, purchasing sources, personal development and like। एक बार आपकी corporate level यानी top managers ने strategy बना ली, फिर क्या होता है? ये जो corporate wide strategies होती है उनको operationalize करना होता है, यानी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो काम किसका होता है? वो होता है आपके डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स का। तो डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स फिर प्लानिंग करते हैं। डिविजनल मैनेजर्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से सीखते हैं कि आपको क्या फुलफिल करना है, ब्रॉड स्ट्रेटेजीज बनती है, फिर ये कॉर्पोरेट मैनेजर्स इनको बताते हैं और डिविजनल मैनेजर्स इनको बताते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की नीचे नीचे तक काम करती है।
तो ये जो डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई साहब, कौन से प्रोडक्ट लाइन लगानी है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, प्राइसिंग क्या रखना है, प्रमोशन कैसे करना है, मार्केट पेनिट्रेशन यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को माल कैसे बेचना है, परचेसिंग सोर्सेस रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड लाइक यानी टैलेंट को हायर करना है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, ये सारी बातें ये सारी बातें आपकी डिसाइड होगी डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल्स के ऊपर। दिस इज डिस्कस्ड इन डिटेल्ड इन फर्दर टॉपिक्स। अब ये सारी बातें हमारी डिटेल में आने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 6, एक ओवरव्यू है। ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया गया, बस ओवरव्यू आपको बताया गया कि जो स्ट्रेटेजी बनती है वो 3 लेवल पे, एक लेवल पे बनती है, यानी टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन होगा। जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, एडॉप्शन करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होगी और एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और ये तीनों लेवल मिलके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगी। फिर आता है मित्रों हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का नेचर क्या है, किस तरीके की होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी हम एनवायरनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें प्रोएक्टिव एक्शंस यानी खुद होके, खुद इनिशिएटिव लेके पहले ही काम करना है, और रिएक्टिव यानी कोई इवेंट होने के बाद फिर उसको रिस्पॉन्ड करना, रिएक्शन देना। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर में इवेंट हो सकता है ऐसा एंटिसिपेट करके पहले ही एक्शन लो, और रिएक्टिव मतलब क्या, वो इवेंट होने के बाद फिर उस इवेंट के साथ खुद को अलाइन करने के लिए रिस्पॉन्सेस क्रिएट करो। तो स्ट्रेटेजी का नेचर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी एक मिक्सचर होता है वो स्ट्रेटेजी, फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन, कॉन्शियसली एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन। तो उसमें प्रोएक्टिव एक्शंस भी होंगी, रिएक्टिव एक्शंस भी होगी, क्योंकि हम एज अ मैनेजर्स, एज अ प्रोफेशनल्स हम कोई भगवान तो है नहीं, हमें फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये बातें पता नहीं है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से और प्रेजेंट में हम जो की इंडिकेटर्स हमें मार्केट में दिखते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम स्पेक्यूलेट कभी कभी कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, या अगर हमें कहीं इनपुट मिलता है तो हम सर्टनली ये बता सकते हैं कि भाई साहब कि ये होने वाला है। तो उस हिसाब से फिर कुछ जो चीज़ें हमें सर्टन लगती है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रोएक्टिव एक्शन रखनी है, और जो चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके लिए हमें रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज रखनी पड़ती है। तो ये बेसिक काम हमें करना है। ठीक है, फिर चलो अब सबसे पहले हम प्रोएक्टिव एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रोएक्टिव एक्शंस क्यों लेनी पड़ती है, टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए प्रोएक्टिव एक्शंस जरूरी होती है। फिर रिएक्शंस क्यों जरूरी होती है, रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, यानी बेसिक चीज़ है, सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 2 प्रकार के रीजंस है जिसकी वजह से हमें प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्टिव एक्शंस ऐसा दोनों का मिक्सचर बना के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। In other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the certain business environment. Proactive strategy is planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. एकदम सिंपल बात। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखना
ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें मीनिंग, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी, बेसिकली ये नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी पे तो क्वेश्चंस बनते ही है एग्जाम में, तो आपको ये सारा ये पूरा 1.3 वाला टॉपिक कंप्लीटली इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो समाप्त होता है। अब हमारे सामने ना एक केस सिनेरियो आता है, उस केस सिनेरियो की मदद से हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल होगा नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी ये जो केस सिनेरियो, ये पॉइंट नंबर 7 के बारे में हमें फर्दर एलैबोरेशन देता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है। आपके सामने एक डायग्राम है, उस डायग्राम का टाइटल क्या है वो देखो आप। फिगर अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्लान्ड एंड पार्टली रिएक्टिव। तो ये डायग्राम आपकी आंखों के सामने आने वाली है। तो यहाँ पर आपका 3 सेगमेंट में इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है कि कंपनी के पास उसका एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है। उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें होती है, अभी तक के कंपनी के एक्सपीरियंसेस, उसका नो हाउ होता है, उसके रिसोर्सेस होते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेसेस होती है एंड कंपटीशन कैपेबिलिटीज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों से बनती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स भी होते हैं और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स भी होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ, न्यू इनिशिएटिव्स प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स, यानी पास्ट एक्सपीरियंस से आपने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए प्लस कुछ ऑनगोइंग आप काम करते हो उसको भी कंडक्ट कर रहे हो आप। तो ये हो गया आपका प्रोएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद में रिएक्टिव एलिमेंट्स में आपके पास क्या क्या होती है, एडप्टिव रिएक्शंस टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, उसके बाद न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं आपके, और चेंजेस के लिए आप एडप्टिव रिएक्शंस रखते हो। इस कंप्लीट सेट को फिर आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करते हो। लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी दैट इज एक्चुअल स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली ये आपका फ्रंट एंड हो गया कंपनी की स्ट्रेटेजी का, और बैक एंड में आपके पास इतना सारा काम होते रहता है। तो आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनेगी वो प्रोएक्टिव एलिमेंट्स प्लस रिएक्टिव एलिमेंट्स प्लस आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, इन तीनों का मिक्सचर बनके आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। और इसमें से कई सारे ऐसी बातें होते हैं जो आप डिसकंटिन्यू कर देते हो, उसे कहा जाता है अबैंडन्ड स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स, जो अभी आउटडेटेड हो चुके, ऑब्सोलीट हो चुके, उनको आप हटा देते हो, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्लीट सिनेरियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये आपकी एक्चुअल स्ट्रेटेजी है और बैक एंड में इतना सारा काम आपका होते रहता है, ठीक है दोस्तों। आ जाओ अब इस डायग्राम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखो। ये जो पॉइंट नंबर 1 है आपका, ये बात करता है आपका प्रोएक्टिव एक्शंस के बारे में। पहला पैराग्राफ, डायग्राम के जस्ट नीचे जो पहला पैराग्राफ दिया उसको आपको हेडिंग देना है प्रोएक्टिव एक्शंस। एज इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर, अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी फ्लोज from both previously initiated actions and business approaches that are working well enough to merit continuation, as well as newly initiated managerial decisions and actions that strengthen the company's overall position and performance। तो बेसिकली यहाँ पर ये लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कंपनी के पास कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रीवियसली कंपनी कुछ ना कुछ काम तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर होता है। तो प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड बिजनेस अप्रोचेस जो हमारे कंपनी के फेवर में काम करते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। प्रीवियसली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस, न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस, इन दोनों को मिला के प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एलिमेंट आपका बनता है। Thus, strategy partly is deliberate and proactive, standing as the product of management's analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusions about how to position the company in the marketplace and tackle the task of competing for buyer patronage। अब ये buyer patronage मतलब क्या हो गया भाई साहब, माल बेचना है, सेल बढ़ाना है। आप कोई भी फैंसी वर्ड दे दो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, जितना भी मटेरियल हमने प्रोडक्शन किया है वो सारा का सारा बेचो, बेच के हमारा
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिकवर करो। प्रॉफिट जो आएगा उससे हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा जो होता है प्रॉफिट अर्निंग, और लॉन्ग टर्म में आने वाले 10 सालों तक हमें यही काम करना है, प्रॉफिट कमाओ और री इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल वेल्थ डेवलप होने वाली है। तो बायर पैट्रोनेज मतलब क्या कि भाई साहब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को ही खरीदे, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से ही लॉयल रहे, तो इसीलिए आप प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हो। फिर अब हम बात करेंगे ये वाले एलिमेंट की जो होता है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स। तो उसको आप हेडिंग क्या दोगे, रिएक्टिव एक्शन। सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग है आपका रिएक्टिव एक्शंस। हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिसीजंस। अब इतना भी कोई तोपचन नहीं होता, इतना भी कोई भगवान कैटेगरी में नहीं होता कि उसको भाई सब पता है। आने वाले सिचुएशंस एंटिसिपेट हमें करने पड़ते हैं, फ्यूचर में क्या होगा हमें पता नहीं है, तो कोई ऐसा परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो बना नहीं सकता। तो इसीलिए जहां पर हम परफेक्शन अचीव कर सकते हैं वहां पर प्रोएक्टिव एक्शंस अप्लाई होंगे, जहां पर हम परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते वहां पर हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। However, not every strategic move is the result of proactive planning and deliberate management design. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. When market and competitive conditions take an unexpected turn, or some aspect of company strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. अब एकदम बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पर बताई है भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मार्केट में हो सकते हैं। आपने कितना भी सही प्लानिंग किया हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका वो प्लानिंग फेल हो जाए। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपका सारा का सारा एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी धरा का धरा रह जाएगा, वो कोई काम का नहीं होने वाला है। आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा और नया सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा। Hence, partially, a company's strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as the situations within the firm. अब अनफॉर्चुन इवेंट्स क्या होता है, जैसा कि कोविड-19 आ गया, भाई साहब हवा ही नहीं थी किसी को, आ गया 4 महीने के लिए एकदम लॉकडाउन हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे 2 साल तक कंटिन्यू रहा। बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है ना। कुछ बिजनेसेस इतने ज़्यादा बूम आ गया कि बिजनेसेस में जैसे फार्मा इंडस्ट्री में बूम आ गया एकदम, और बाकी के जो फूड इंडस्ट्री थी, ट्रैवल इंडस्ट्री थी, एकदम उसमें डाउनफॉल आ गया, है ना, क्योंकि ट्रैवल तो पूरा ही बंद था। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले थे जो पैसेंजर ट्रैवल कराते थे वो तो एकदम डाउन हो गए। जितने भी मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसे पोर्टल्स थे जो टिकट बुकिंग के थे वो भी बंद हो गए। थिएटर बिजनेस भी बंद हो गया क्योंकि सारे के सारे घर पे बैठे लोग, इंटरनेट एकदम बूम पे चले गया, है ना, डेटा कंजम्पशन बढ़ गया। तो ऐसी बातें होती है। अनफोर्सिन इवेंट्स के वजह से क्या हो सकता है, एक इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी, दूसरी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है, या फिर दोनों डाउन हो जाएगी या फिर दोनों ग्रो होगी। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, थ्रेट्स कहाँ पर है, वीकनेसेस कहाँ पर, ये सारी चीजें आपको स्वॉट एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस सिनेरियो से हमें एक बात तो पता चल गई, एग्जिस्टिंग कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए प्रोएक्टिव प्लान भी बनाते हैं, रिएक्टिव प्लान भी बनाते हैं। इन दोनों का मिक्सचर करके हमारी एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, और उन्हीं दो बातों को हमने पैराग्राफ नंबर 1 प्रोएक्टिव एक्शंस एंड पैराग्राफ नंबर 2 रिएक्टिव एक्शंस को समझा। अब इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन, यानी जो हमारा केस सिनेरियो है, उस केस सिनेरियो का कंक्लूजन क्या हम देखते हैं। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी दस इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर, यानी कनेक्टिंग टुगेदर a proactive, that is intended strategy based on prior successful experiences, and then adapting pieces of successful reactions as circumstances surrounding the company's situations change or better options emerge. A reactive strategy, basically वही बात concluding statement क्या बता रहा है कि भाई साहब अल्टीमेटली रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा। परफेक्शन हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट करना पड़ेगा। उन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोएक्टिव एलिमेंट्स भी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करने पड़ेंगे और रिएक्टिव एलिमेंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमारी एक्चुअल स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है हम उनको सही तरीके से अचीव कर पाए और हमारा कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस इंश्योर कर पाए। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सिनेरियो का डिस्कशन होता है समाप्त। ठीक है, अब
एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल आपका लास्ट पैराग्राफ में है उसको आप हेडिंग दोगे एग्जाम्पल यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस का एग्जाम, यानी स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है ये। स्ट्रेटेजी helps unravel complexity and reduce uncertainty caused by changes in the environment। स्ट्रेटेजी हम बिजनेस में क्यों यूज करते हैं कि भाई साहब हमारे सामने जो कॉम्प्लेक्सिटीज इन द फॉर्म्स ऑफ चैलेंजेस आती है उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो कॉम्प्लेक्सिटी को हमें सिंपल बनाना है, सॉल्यूशन चाहिए। एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यानी हमारा जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है एंड अनसर्टेनिटी है ये किस वजह से आती है? चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट और चेंजेस होते रहते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इट ऑल्सो मीन्स टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम बाय एग्जीक्यूटिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। अब यहाँ पर यूपीआई का एग्जाम्पल क्या है आपके लिए? एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट मार्केट में लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वो क्या भाई साहब कि अलग अलग डेबिट कार्ड है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है वो। हर एक व्यक्ति के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता, हर एक वेंडर के पास डेबिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन या वो स्वाइपिंग मशीन जो होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो नहीं हो सकती, हर एक व्यक्ति के पास उस मशीन को पावर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कंप्लीट सिनेरियो ध्यान में। अब लोगों ने देखा कि भाई साहब गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास भी छोटा मोटा स्मार्टफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, तो हम क्यों ना ऐसा इंटरफेस डेवलप करें कि मोबाइल से आप पेमेंट कर सको। आपको ना डेबिट कार्ड रखने की जरूरत, ना स्वाइपिंग मशीन रखने की जरूरत, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत। मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी चार्जिंग लोग कहीं से भी करा लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको नहीं लगते बैटरी को आपका मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। तो सिंपल सॉल्यूशन, एक फ्रेमवर्क लोगों के ध्यान में आया। अब वहाँ पर उन्होंने बनाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पॉइंट ऑफ सेल मोबाइल को ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक एप्लीकेशन बना के। उस एप्लीकेशन का नाम है यूपीआई यानी भीम, जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बनाया। फिर धीरे धीरे आपके जो पेमेंट वैलेट है जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सारे लोग फिर धीरे धीरे मार्केट में आने लगे। जब इस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस आया, उस एक्सेप्टेंस को, इस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस प्लेटफॉर्म का जब एक्सेप्टेंस आया, जब ट्रस्ट बिल्डअप हुआ लोगों का, तो एकदम बूम आ गया इस इंडस्ट्री में, फिनटेक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया। It would be pertinent to mention one such example in recent times, that is UPI, Unified Payments Interface. UPI has changed the entire digital payment landscape in India and has now even gone global। तो पहले हमने डोमेस्टिक सॉल्यूशन दिया, अपने देश में अपनी जड़ें मजबूत की यूपीआई ने, और फिर ग्लोबली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया। A true example of made in India for the world। It was all because of a well-planned identification of existing problem statement। मार्केट में प्रॉब्लम क्या है उसको एकदम बढ़िया तरीके से क्लैरिटी के साथ डिफाइन करो। फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी, पुटिंग इट इनटू परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अब परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो कोई होती नहीं है, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव एक्शंस होती है। साइबर सिक्योरिटी हमें प्रॉब्लम्स अभी भी, जैसे यूपीआई आ गया तो स्कैम्स भी बढ़ गए, लोगों को उल्लू बनाना भी आसान हो गया, तो साइबर सिक्योरिटी का इशू भी आता है। तो एक रिवॉल्यूशन आता है, उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव वाला और रिवॉल्यूशनरी आइडिया और स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और स्ट्रेटेजी बना के उसको एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यानी अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टनिटी। तो स्ट्रेटेजी का सबसे मेन यूज है बिजनेस में अनराइवल कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस अनसर्टनिटी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, तब जाके आपका बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट स्ट्रेटेजी एज अ कॉन्सेप्ट, द चैप्टर्स टू फॉलो would focus more on how organizations plan and execute their strategies via strategic manner। अब ये बेसिक स्टेटमेंट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारा एक इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आता है, ये इलिस्ट्रेशन आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, छोटा सा है, या हो सकता है या 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाए। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है आपको? अब ये सवाल है, इज दिस अ स्ट्रेटेजी?